तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 8 राशियों की तुलना इसकी प्रश्नावली 8.3 करेंगे। प्रश्न 1, क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात कीजिए। भाग ए, बगीचे में काम आने वाली कैंची 250 रुपए में खरीदी गई तथा 325 रुपए में बेची गई। बच्चों, पहले तो हमें यह कहा गया है कि सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात कीजिए। तो पहले हानि या लाभ ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि अगर विक्रय मूल्य बड़ा होता है क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य का मतलब कितने में बेची गई, क्रय मूल्य का मतलब कितने में खरीदी गई। अगर विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से तो इसका मतलब उसे लाभ हुआ है। और बच्चों, अगर विक्रय मूल्य कम है क्रय मूल्य से तो इसका मतलब यह हुआ कि उसे हानि हुई है। तो हमें यह देखना है कि विक्रय मूल्य ज्यादा है या क्रय मूल्य ज्यादा है। बच्चों, भाग ए में दिया गया है कैंची का क्रय मूल्य 250 रुपए है और कैंची का विक्रय मूल्य बराबर 325 रुपए। क्योंकि बच्चों 325 बड़ा है 250 से, तो हम कहेंगे कि कैंची का विक्रय मूल्य बड़ा है कैंची के क्रय मूल्य से। इसका मतलब यह हुआ कि उसको लाभ हुआ है। तो बच्चों, लाभ ज्ञात करने के लिए हमें विक्रय मूल्य में से घटाना होगा क्रय मूल्य को। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। 325 में से 250 को घटाएंगे और यह घटाने से 75 आ जाता है, तो 75 रुपए का लाभ होगा। अब बच्चों पूछा गया है कि प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात कीजिए। हमें लाभ हुआ है तो हम यहाँ पर प्रतिशत लाभ ज्ञात करेंगे। तो प्रतिशत लाभ बराबर, बच्चों हमें यह लाभ क्रय मूल्य पर हुआ है क्योंकि हमने 250 में कैंची खरीदी है, हमें 75 रुपए का लाभ हुआ है। तो लाभ का प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। प्रतिशत निकालने के लिए भिन्न को 100 से गुणा करते हैं, भिन्न यहाँ पर लाभ बटा क्रय मूल्य होगी। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 होगा। लाभ बच्चों 75 रुपए का है और क्रय मूल्य यहाँ पर 250 रुपए है, तो 75 बटा 250 गुणा 100। 75 को बच्चों हम 25 गुणा 3 लिखेंगे गुणा 100 और 250 को 25 गुणा 10 लिखेंगे। 25 से 25 कट जाता है। अब यह 3 गुणा 100 को हम 10 गुणा 10 लिखेंगे बटा 10। 10 से 10 कट जाता है और बच्चों 3 गुणा 10 बराबर 30 होता है। तो लाभ का प्रतिशत 30% होगा। बच्चों, भाग ए का उत्तर अतः लाभ बराबर 75 रुपए और लाभ प्रतिशत बराबर 30%। बच्चों, अब भाग बी करते हैं। भाग बी में दिया है एक रेफ्रिजरेटर 12,000 रुपए में खरीदा गया और 13,500 रुपए में बेचा गया। तो बच्चों इसको भी हम भाग ए की तरह करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य बराबर 12,000 रुपए, रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य बराबर 13,500 रुपए। अब बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसे लाभ हुआ है। बच्चों, लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे। 13,500 रुपए में से 12,000 को घटाएंगे। 13,500 ऋण 12,000, यह 1,500 होता है, तो लाभ 1,500 रुपए का होगा। अब बच्चों लाभ का प्रतिशत निकाल लेते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ 1,500 लिखेंगे, क्रय मूल्य 12,000 लिखेंगे गुणा 100। 1,500 को 15 गुणा 100 लिखेंगे गुणा 10 बटा 12,000 को 12 गुणा 100
गुणा 10 लिखेंगे। 10 से 10 कट जाता है, 100 से 100 कट जाता है। अब बच्चों 15 को 5 गुणा 3 लिखेंगे और 12 को 3 गुणा 4 लिखेंगे। 3 से 3 कट जाता है। अब बच्चों यहाँ पर एक गलती हुई है, उसको सुधार करना पड़ेगा। 1500 को 15 गुणा 100 लिखेंगे, 100 को 10 गुणा 10 लिखेंगे। तो 10 यहाँ पर अंश में रह गया है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से लाभ का प्रतिशत बराबर 5 गुणा 10 को यहाँ पर 2 गुणा 5 लिखेंगे बटा 4 को 2 गुणा 2 लिखेंगे। 2 से 2 कट जाता है, तो लाभ का प्रतिशत बराबर 5 गुणा 5 25, 25 बटा 2 प्रतिशत होगा। अब बच्चों 25 बटा 2, 25 को 2 से भाग देने पर यह 12.5 प्रतिशत आ जाता है। तो लाभ का प्रतिशत 12.5 प्रतिशत होगा। भाग बी का उत्तर, अतः लाभ बराबर 1500 रुपये और लाभ प्रतिशत बराबर 12.5 प्रतिशत होगा। बच्चों भाग सी करते हैं। भाग सी में दिया गया है एक अलमारी 2500 रुपये में खरीदी गई और 3000 में बेची गई। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य अलमारी का लिख लेते हैं। अलमारी का क्रय मूल्य बराबर 2500 रुपये, अलमारी का विक्रय मूल्य बराबर 3000 रुपये। अब बच्चों स्पष्ट है विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, इसलिए उसे लाभ हुआ है। लाभ ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य को घटाएंगे क्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य 3000 है और क्रय मूल्य 2500 है। 3000 ऋण 2500 बराबर 500 होता है, तो लाभ 500 रुपये का होगा। अब बच्चों लाभ का प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ 500 रुपये लिखेंगे, क्रय मूल्य 2500 लिखेंगे गुणा 100। बच्चों 500 को हम 5 गुणा 100 लिखेंगे गुणा 100। 2500 को हम 5 गुणा 5 गुणा 100 लिखेंगे। 5 से 5 कट जाता है, 100 से 100 कट जाता है। 100 को हम 5 गुणा 20 लिखेंगे बटा 5, 5 से 5 कट जाता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर 20% आ जाता है। अतः भाग सी के लिए लाभ बराबर 500 रुपये और लाभ प्रतिशत बराबर 20%। अब बच्चों भाग डी करेंगे। भाग डी में दिया गया है एक स्कर्ट 250 रुपये में खरीदकर 150 रुपये में बेची गई। भाग डी के लिए बच्चों लिख लेते हैं स्कर्ट का क्रय मूल्य बराबर 250 रुपये, स्कर्ट का विक्रय मूल्य बराबर 150 रुपये। बच्चों स्पष्ट है क्योंकि स्कर्ट का विक्रय मूल्य छोटा है स्कर्ट के क्रय मूल्य से, तो उसने ज्यादा में खरीदा कम में बेचा, तो इसका मतलब उसे हानि हुई। क्योंकि क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, इसलिए उसे हानि हुई है। बच्चों यहाँ पर हानि ज्ञात करेंगे और हानि ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से घटाएंगे। तो हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 250 रुपये है और विक्रय मूल्य 150 रुपये है। 250 ऋण 150 यह 100 होता है, तो हानि बराबर 100 रुपये होगी। अब बच्चों हम हानि का प्रतिशत निकालेंगे। हानि का प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। हानि 100 रुपये लिखेंगे और क्रय मूल्य को 250 रुपये लिखेंगे गुणा 100। बच्चों 100 को हम 25 गुणा 4 लिखेंगे गुणा 100 बटा 250 को हम 25 गुणा 10 लिखेंगे। 25 से 25 कट जाता है, तो यह 4 गुणा 100 बटा 10% होगा। इसको आगे हम 4 गुणा 100 को 10 गुणा 10 लिखेंगे बटा 10%। 10 से 10 कट जाता है, 4 गुणा 10 बराबर 40 होता है, तो हानि का प्रतिशत 40% होगा। तो बच्चों भाग डी के लिए अतः हानि बराबर 100 रुपये और हानि प्रतिशत बराबर 40% होगा। बच्चों अब हम प्रश्न 2 करेंगे। प्रश्न 2, दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए। भाग 1 करते हैं। बच्चों यहाँ पर दिया गया है 3:1। 3:1 के लिए बच्चों कुल भाग ज्ञात कर लेते हैं। कुल भाग बराबर 3 धन 1, यह 4 होगा।
अब बच्चों 3 के लिए भिन्न 3/4 होगी और 1 के लिए भिन्न 1/4 होगी, क्योंकि हमने कुल भाग यह 4 ज्ञात कर लिया है, 3 धन 1 बराबर 4। तो इसलिए हम भिन्न के रूप में अनुपात बराबर 3/4 अनुपात 1/4 लिखेंगे, क्योंकि बच्चों हमने कुल भाग 3 धन 1 बराबर 4 निकाल लिया। 3 के लिए भिन्न 3/4 होगी, 1 के लिए 1/4 होगी, इसलिए भिन्न के रूप में अनुपात बराबर 3/4 अनुपात 1/4 होगा। अब बच्चों हम प्रतिशत के रूप में अनुपात निकाल लेते हैं। प्रतिशत के रूप में अनुपात निकालने के लिए 3/4 को 100 से गुणा करेंगे और 1/4 को हम 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3/4 भिन्न है, 1/4 भिन्न है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम जानते हैं कि हम भिन्न को 100 से गुणा करते हैं। तो प्रतिशत के रूप में अनुपात बराबर 3/4 गुणा 100 अनुपात 1/4 गुणा 100। बच्चों इसको हम 3/4 गुणा 100 को 25 गुणा 4 लिखेंगे, अनुपात 1/4 गुणा 100 को हम 25 गुणा 4 लिखेंगे। अब बच्चों 4 से 4 कट जाता है, तो यह अनुपात 25 गुणा 3 बराबर 75, 75 अनुपात 25 गुणा 1 बराबर 25, 75 अनुपात 25 हो जाता है। तो प्रतिशत के रूप में अनुपात 75% अनुपात 25% होगा। बच्चों इसी तरह से प्रश्न का अगला भाग बी करेंगे। भाग बी में दिया गया है 2:3:5। बच्चों कुल भाग ज्ञात कर लेते हैं। कुल भाग ज्ञात करने के लिए हमें 2 धन 3 धन 5 ज्ञात करना होगा। 2 धन 3 5 होता है, 5 धन 5 बराबर 10 होता है, तो कुल भाग बराबर 10 होंगे। इसलिए भिन्न के रूप में अनुपात बराबर, क्योंकि बच्चों 2 के लिए भिन्न 2/10 होगी, 3 के लिए भिन्न 3/10 होगी, 5 के लिए भिन्न 5/10 होगी, तो भिन्न के रूप में अनुपात बराबर 2/10 अनुपात 3/10 अनुपात 5/10 होगा। अब बच्चों हम प्रतिशत के रूप में अनुपात निकाल लेते हैं। प्रतिशत के रूप में अनुपात बराबर हम तीनों भिन्नों को 100 से गुणा करेंगे, तो प्रतिशत के रूप में अनुपात बराबर 2/10 गुणा 100 अनुपात 3/10 गुणा 100 अनुपात 5/10 गुणा 100। अब बच्चों इसको हम 2/10 गुणा 100 को 10 गुणा 10 लिखेंगे, अनुपात 3/10 गुणा 10 गुणा 10 अनुपात 5/10 गुणा 10 गुणा 10। अब 10 से 10 कट जाता है तीनों अनुपातों के लिए। अब यह अनुपात 2 गुणा 10 बराबर 20, अनुपात 3 गुणा 10 बराबर 30, अनुपात 5 गुणा 10 बराबर 50। तो बच्चों प्रतिशत के रूप में अनुपात बराबर 20% अनुपात 30% अनुपात 50% होगा। बच्चों भाग सी करते हैं। भाग सी में दिया गया है 1:4। तो बच्चों कुल भाग निकाल लेते हैं। कुल भाग निकालने के लिए हमें 1 को 4 से जोड़ना होगा और यह 5 आ जाता है। इसलिए भिन्न के रूप में अनुपात बराबर 1 के लिए भिन्न 1/5 होगी और 4 के लिए भिन्न 4/5 होगी। तो भिन्न के रूप में अनुपात बराबर 1/5 अनुपात 4/5 होगा। अब बच्चों अब हम प्रतिशत के रूप में अनुपात निकाल लेते हैं। प्रतिशत के रूप में अनुपात बराबर 1/5 गुणा 100 अनुपात 4/5 गुणा 100 होगा। अब यह 1/5 गुणा 100, 100 को 5 गुणा 20 लिखेंगे, अनुपात 4/5 गुणा 100, 100 को हम 5 गुणा 20 लिखेंगे। 5 से 5 कट जाता है, तो प्रतिशत के रूप में अनुपात बराबर 20 गुणा 1 बराबर 20% अनुपात 4 गुणा 20 बराबर 80% तो प्रतिशत के रूप में अनुपात बराबर 20% अनुपात 80% होगा। अब बच्चों भाग डी करते हैं। भाग डी में अनुपात दिया गया है 1:2 अनुपात 5। तो बच्चों पहले हम कुल भाग निकाल लेते हैं। तो कुल भाग बराबर 1 धन 2 धन 5 यह 8 होगा। 1 धन 2 3, 3 धन 5 बराबर 8।
1 के लिए भिन्न 1/8 होगी, 2 के लिए 2/8 होगी, 5 के लिए 5/8 होगी। भिन्न के रूप में अनुपात बराबर 1/8 अनुपात 2/8 अनुपात 5/8 होगा। अब बच्चों हम प्रतिशत के रूप में अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। प्रतिशत के रूप में अनुपात बराबर 1/8 गुणा 100 अनुपात 2/8 गुणा 100 अनुपात 5/8 गुणा 100 यह होगा। बच्चों इसको हम 100/8 प्रतिशत अनुपात 200/8 प्रतिशत अनुपात 500/8 प्रतिशत लिखेंगे। 100 को हम 25 गुणा 4 लिखेंगे बटा 8 को हम 4 गुणा 2 लिखेंगे प्रतिशत अनुपात 200 को हम 25 गुणा 8 लिखेंगे बटा 8 प्रतिशत अनुपात 500 को हम 125 गुणा 4 लिखेंगे बटा 8 को हम 4 गुणा 2 लिखेंगे प्रतिशत। 4 से 4 कट जाता है, 8 से 8 कट जाता है, 4 से 4 कट जाता है, तो यह 25/2 प्रतिशत अनुपात 25 प्रतिशत अनुपात 125/2 प्रतिशत होगा। 25/2 को हम हल कर लेंगे, 25 को 2 से भाग करेंगे तो यह दशमलव संख्या आएगी 12.5 प्रतिशत अनुपात 25 प्रतिशत अनुपात 125/2 को हम हल करेंगे, 125 को 2 से भाग करेंगे तो यह 62.5 आएगा। तो 62.5 प्रतिशत। तो बच्चों प्रतिशत के रूप में अनुपात बराबर 12.5 प्रतिशत अनुपात 25 प्रतिशत अनुपात 62.5 प्रतिशत होगा। प्रश्न 3, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई, घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया है कि जनसंख्या जो मूल जनसंख्या थी 25,000 यह घटकर 24,500 रह गई। हम जनसंख्या में कमी निकाल लेते हैं। तो जनसंख्या में कमी बराबर इसको निकालने के लिए मूल जनसंख्या में से घटी हुई जनसंख्या घटाएंगे। तो जनसंख्या में कमी बराबर मूल जनसंख्या ऋण घटी हुई जनसंख्या। मूल जनसंख्या 25,000 है और घटी हुई जनसंख्या यह 24,500 है। बच्चों यह अंतर 500 होगा। 25,000 को 24,500 में से घटाएंगे तो यह 500 आ जाता है। अब हम घटने का प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो घटने का प्रतिशत बराबर यह जनसंख्या घटने का प्रतिशत है। तो जनसंख्या घटने का प्रतिशत बराबर जनसंख्या में कमी, इसको भाग करेंगे मूल जनसंख्या से और उसको 100 से गुणा करेंगे। तो जनसंख्या में कमी बटा मूल जनसंख्या गुणा 100। जनसंख्या में कमी 500 है, मूल जनसंख्या 25,000 है गुणा 100। इसको बच्चों आगे हम 500 गुणा 100 बटा 25,000 को हम 500 गुणा 50 लिखेंगे। 500 से 500 कट जाता है तो यह 100/50 आ जाता है। 100/50, 100 को हम 50 गुणा 2 लिखेंगे बटा 50। अब 50 से 50 कट जाता है तो जनसंख्या घटने का प्रतिशत 2% होगा। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि अतः जनसंख्या 2% घट गई है। बच्चों अब हम प्रश्न 4 करेंगे। प्रश्न 4, अरुण ने एक कार 3,50,000 में खरीदी। अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 हो गया। कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर स्पष्ट है कि कार के मूल्य में वृद्धि हुई है क्योंकि उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 हो गया है, पहले 3,50,000 से। तो कार के मूल्य में वृद्धि ज्ञात कर लेते हैं। कार के मूल्य में वृद्धि बराबर, बच्चों इस वृद्धि को ज्ञात करने के लिए हमें 3,70,000 में से 3,50,000 को घटाना होगा। तो कार के मूल्य में वृद्धि बराबर 3,70,000 ऋण 3,50,000। बच्चों 3,70,000 में से 3,50,000 घटाते हैं तो यह 20,000 आता है। तो कार के मूल्य में वृद्धि बराबर 20,000 रुपये होगी।
अब हमें कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। तो बच्चों वृद्धि का प्रतिशत बराबर यह है मूल्य में वृद्धि वटा कार का क्रय मूल्य गुणा 100। मूल्य में वृद्धि 20,000 की है बटा कार का क्रय मूल्य 3,50,000 गुणा 100। अब बच्चों 20,000 को हम 2 गुणा 10,000 लिख सकते हैं गुणा 100 बटा 3,50,000 को हम 35 गुणा 10,000 लिख सकते हैं। 10,000 से 10,000 कट जाता है तो यह 2 गुणा 100 बटा 35 आ जाता है। बच्चों इसको आगे हम 2 गुणा 100 को हम 5 गुणा 20 लिखेंगे बटा 35 को हम 5 गुणा 7 लिखेंगे। अब 5 से 5 कट जाता है। 20 गुणा 2 बराबर 40 बटा 7। तो वृद्धि का प्रतिशत 40 बटा 7% होगा। इस विषम भिन्न 40 बटा 7 को हम मिश्रित भिन्न में लिख सकते हैं। यह 5 सही 5 बटा 7 होगा। तो वृद्धि का प्रतिशत 5 सही 5 बटा 7% होगा। अतः कार के मूल्य की वृद्धि प्रतिशत वृद्धि 5 सही 5 बटा 7% होगी। प्रश्न 5, मैंने एक टीवी 10,000 रुपये में खरीदकर 20% लाभ पर बेच दिया। मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ? बच्चों यहाँ पर टीवी 10,000 रुपये में खरीदा है तो इसका मतलब यह हुआ कि टीवी का क्रय मूल्य बराबर 10,000 रुपये। 20% लाभ पर बेच दिया तो प्रतिशत लाभ 20% दिया गया है। प्रतिशत लाभ बराबर 20%। यहाँ पर हमें कितना धन प्राप्त हुआ बेचने पर, इसका मतलब विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। बच्चों यहाँ पर लाभ पर बेचा है टीवी को तो इसका मतलब यह हुआ कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ होगा। अब लाभ का प्रतिशत तो दिया गया है, इस लाभ को हम ज्ञात कर लेते हैं रुपए में। हम जानते हैं कि लाभ क्रय मूल्य का प्रतिशत होता है और यह 20% है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लाभ बराबर क्रय मूल्य का 20%। तो इसका मतलब 10,000 का 20%। बच्चों इसको हम 10,000 का 20% को 10,000 गुणा 20 बटा 100 लिखेंगे। अब यह 10,000 गुणा 20 बटा 100 हो जाता है। 10,000 को बच्चों हम 100 गुणा 100 लिख सकते हैं गुणा 20 बटा 100। 100 से 100 कट जाता है। 100 गुणा 20 बराबर 2,000। तो बच्चों लाभ बराबर 2,000 रुपये होगा। हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ। क्रय मूल्य 10,000 रुपये है, धन लाभ 2,000 रुपये है। 10,000 में 2,000 जोड़ें तो यह 12,000 होता है। तो विक्रय मूल्य 12,000 रुपये होगा। मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ? तो बच्चों मुझे बेचने पर 12,000 रुपये प्राप्त होंगे। प्रश्न 6 करते हैं। प्रश्न 6, जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 रुपये में बेचने पर 20% की हानि उठाती है। उसने वह मशीन कितने में खरीदा था? कितने में खरीदा था का मतलब हमें वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचने पर का मतलब 13,500 रुपये यह इसका वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य है। 20% की हानि उठाती है। बच्चों यह हानि का प्रतिशत होगा। हानि का प्रतिशत बराबर 20%। बच्चों हम जानते हैं कि अगर लाभ होता है तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देते हैं और अगर हानि होती है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य में हानि को घटा देते हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर, यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछा गया है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ऋण हानि। हानि का प्रतिशत दिया गया है 20%। हम जानते हैं कि हानि क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत होता है। तो हानि बराबर क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत। बच्चों
क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य बराबर x रुपए। अब हानि क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत 20% है, तो यह x का 20% होगा। x का 20%, इसको x गुणा 20/100 लिखेंगे। अब बच्चों इसको आगे हम x गुणा 20/100 को 20 गुणा 5 लिखेंगे। 20 से 20 कट जाता है, तो हानि बराबर x/5 होगी। बच्चों यहाँ पर विक्रय मूल्य 13,500 दिया गया है और विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ऋण हानि हमने ज्ञात कर ली है, यह x/5 है। तो विक्रय मूल्य 13,500 लिखेंगे बराबर क्रय मूल्य यह हमने माना हुआ है x ऋण हानि हमने x/5 निकाल लिया है। अब बच्चों x ऋण x/5, यहाँ पर x को हम x/1 लिखेंगे ऋण x/5। अब x/1 के अंश और हर में 5 से गुणा करेंगे, तो यह x गुणा 5/1 गुणा 5 हो जाता है ऋण x/5। इसको आगे हम 5x/5 ऋण x/5 लिखेंगे। तो बच्चों 13,500 बराबर 5x ऋण x/5 होगा। इसको अब हम 5x ऋण 5, ये 4x होता है, 4x/5 लिखेंगे। 13,500 बराबर 4x/5। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अब हम दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष लिख सकते हैं। 4/5 का व्युत्क्रम 5/4 होता है। दोनों पक्षों को 5/4 से गुणा कर लेते हैं, तो 4x/5 गुणा 5/4 बराबर 13,500 गुणा 5/4। 5 से 5 और 4 से 4 कट जाता है बाएं पक्ष में, तो x बराबर 13,500 को हम 135 गुणा 100 लिख सकते हैं, गुणा 5/4। तो x बराबर 135 गुणा 100 को हम 25 गुणा 4 लिख सकते हैं, गुणा 5/4। 4 से 4 कट जाता है, तो x बराबर 135 गुणा 25 गुणा 5। 25 गुणा 5 को हम 125 लिखेंगे। अब बच्चों 135 को 125 से गुणा कर लेते हैं, तो x बराबर 135 गुणा 125, यह 16,875 होता है। तो x बराबर 16,875 रुपये आएगा। अतः जूही ने वॉशिंग मशीन 16,875 रुपये में खरीदी थी। अब प्रश्न 7 करते हैं। प्रश्न 7 भाग 1। चाक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 10:3:12 होता है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। बच्चों पहले हम दिया गया अनुपात लिख लेते हैं। दिया गया अनुपात बराबर 10:3:12। अब हम अनुपात का कुल भाग निकाल लेते हैं। अनुपात का कुल भाग बराबर यह 10-3-12 होगा। बच्चों इनको जोड़ लेते हैं। 10-3 13 होता है, 13-12 25 होता है। तो अनुपात का कुल भाग बराबर 25 होगा। अब बच्चों यहाँ पर 10 के लिए भिन्न 10/25 होगी, 3 के लिए भिन्न 3/25 होगी, 12 के लिए भिन्न 12/25 होगी। तो हमें कार्बन का भाग निकालना है, क्योंकि पूछा गया है कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए पहले कार्बन का भाग निकालेंगे और कार्बन के लिए भिन्न 3/25 होगी, क्योंकि चाक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, कैल्शियम पहले स्थान पर है, कार्बन दूसरे पर, ऑक्सीजन तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर अनुपात 10:3:12 दिया है। तो कार्बन के लिए यानी दूसरे नंबर पर कार्बन है, तो इसके लिए अनुपात 3, 10:3:12। तो 3 के लिए भिन्न 3/12 है, तो कार्बन का भाग 3/12 होगा। तो कार्बन का भाग बराबर 3/12। अब बच्चों हम कार्बन का प्रतिशत मात्रा निकाल लेते हैं। इसके लिए कार्बन के भाग को 100 से गुणा करना होगा। तो चाक पाउडर में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बराबर 3/25 गुणा 100। इसको बच्चों हल कर लेते हैं। 100 को हम 25 गुणा 4 लिख सकते हैं।
तो 3 गुणा 25 गुणा 4 बटा 25, 25 से 25 कट जाता है, 3 गुणा 4 बराबर 12। तो चाक पाउडर में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बराबर 12% होगी। भाग 2 करते हैं बच्चों। इसमें दिया गया है चाक की एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है तो उसका कुल भार कितना होगा। चाक की छड़ी में कार्बन की मात्रा दी गई है, यह 3 ग्राम है। बच्चों चाक की छड़ी में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन होगा, इसका अनुपात 10:3:12 है। और हमने ज्ञात किया है कि चाक की छड़ी में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 12% होगी। बच्चों यहाँ पर दिया गया है चाक की छड़ी में कार्बन की मात्रा बराबर 3 ग्राम। अब बच्चों यह 3 ग्राम यह कुल भार का 12% होगा, क्योंकि कुल भार का मतलब चाक पाउडर, चाक की छड़ी, कुल भार का 12% यह कार्बन की मात्रा है और कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, कुल भार का 12% बराबर 3 ग्राम, क्योंकि कार्बन 12% है। तो कुल भार का 12% बराबर 3 ग्राम। अब बच्चों यहाँ पर कुल भार हम मान लेते हैं कि यह x है। माना कि चाक की छड़ी का कुल भार बराबर x ग्राम, तो कुल भार का 12% मतलब x का 12%, तो इसको x गुणा 12/100 लिखेंगे, यह बराबर 3 ग्राम। अब बच्चों 12/100 का व्युत्क्रम हम जानते हैं कि 100/12 होता है, तो दोनों पक्षों को हम 100/12 से गुणा कर लेते हैं। तो x गुणा 12/100 गुणा 100/12 बराबर 3 गुणा 100/12। अब बच्चों बाएं पक्ष में 100 से 100 और 12 से 12 कट जाता है, तो इस तरह से x बराबर 3 गुणा 100/12 को हम 3 गुणा 4 लिखेंगे, 3 से 3 कट जाता है। अब आगे हम 100 को 25 गुणा 4 लिखेंगे, तो यह 25 गुणा 4/4 ग्राम होगा, 4 से 4 कट जाता है, तो x बराबर 25 ग्राम। x क्या है यहाँ पर, x चाक की छड़ी का कुल भार है, तो अतः चाक की छड़ी का कुल भार 25 ग्राम है। चलिए प्रश्न 8 करते हैं। इसमें दिया गया है अमीना एक पुस्तक 275 रुपए में खरीदकर उसे 15% हानि पर बेचती है। पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बच्चों अमीना ने पुस्तक को खरीदा है 275 रुपए में, तो पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर 275 रुपए होगा। उसे 15% हानि पर बेचती है, तो प्रतिशत हानि बराबर 15% होगी। पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। बच्चों यहाँ पर प्रतिशत हानि दी गई है 15%, तो इसका मतलब यह हानि क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत होगी। क्रय मूल्य का 15% हम निकालेंगे तो हमें हानि का मान ज्ञात हो जाएगा रुपए में। तो बच्चों हानि बराबर क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत, क्योंकि क्रय मूल्य 275 रुपए है, तो यह 275 का 15% होगी। इसको हम 275 गुणा 15/100 लिखेंगे। 275 को हम 25 गुणा 11 लिख सकते हैं, गुणा 15/100 को हम 25 गुणा 4 लिख सकते हैं। 25 से 25 कट जाता है, 15 गुणा 11 यह 165 होता है, तो 165/4। बच्चों हम 165 को 4 से भाग दे लेते हैं। 4 गुणा 4 बराबर 16, 16 ऋण 16 बराबर 0, 5 उतार लेते हैं। 4 गुणा 1 बराबर 4 और 5 ऋण 4 बराबर 1। दशमलव लगाएंगे तो 1 के आगे 0 आ जाएगा। 4 गुणा 2 बराबर 8, 10 ऋण 8 बराबर 2, 0 लगाएंगे 2 के आगे। 4 गुणा 5 बराबर 20, 20 ऋण 20 बराबर 0। तो इस तरह से 165/4 यह 41.25 होता है। तो हानि बराबर 41.25 रुपए होगी। अब बच्चों हम विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं पुस्तक का। विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमें क्रय मूल्य में से हानि घटानी होगी। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ऋण हानि,
क्रय मूल्य 275 रुपए रखेंगे और हानि ये हमने ज्ञात किया है। बच्चों हम 275 रुपए में से 41 रुपए 25 पैसे यानी 41.25 घटाएंगे तो 275 को 275.00 लिख सकते हैं और इसके नीचे हम दशमलव के नीचे दशमलव 41 रुपए 25 पैसे 41.25 लिखेंगे। इन दोनों को घटा लेते हैं, शून्य से 5 नहीं जाएगा तो यहाँ पर 1 बराबर से लेंगे तो यह 10 हो जाता है, 10 में से 5 गया तो 5। अब यहाँ पर शून्य की जगह और इसके बराबर से 1 लेने से यहाँ 10 होना चाहिए था, लेकिन 1 हम उधार यहाँ से दे चुके हैं तो अब यह 9 होगा। 9 ऋण 2 बराबर 7, दशमलव के नीचे दशमलव। अब यह 5 की जगह 4 होगा क्योंकि 1 इससे हम उधार दे चुके हैं। 4 में से 1 गया तो यहाँ 3 आता है, 7 में से 4 गया 3 और यह 2 लिखेंगे। तो 275 ऋण 41.25 बराबर 233.75। तो विक्रय मूल्य पुस्तक का 233 रुपये 75 पैसे होगा। विक्रय मूल्य बराबर 233.75 रुपये, अतः पुस्तक का विक्रय मूल्य 233 रुपये 75 पैसे है। चलिए बच्चों प्रश्न 9 करते हैं। प्रश्न 9, प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन दे होगा। बच्चों भाग ए करते हैं। भाग ए में मूलधन दिया है। बच्चों इसको हम पी से दर्शाते हैं तो मूलधन पी बराबर 1200 रुपये और बच्चों दर यहाँ पर दी गई है, ब्याज की दर यह 12% है और बच्चों ब्याज की दर को हम आर से दर्शाते हैं और यह दर वार्षिक है तो दर बराबर आर बराबर 12% वार्षिक। यहाँ पर प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद, तो दोनों भागों के लिए समय 3 वर्ष होगा। समय को हम टी से दर्शाते हैं तो समय टी बराबर 3 वर्ष। अब बच्चों हम जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर P गुणा R गुणा T बटा 100 होता है। बच्चों P यहाँ पर मूलधन है, R यहाँ पर दर है, वार्षिक दर, समय 3 वर्ष है, बटा 100 PRT का मान रखेंगे 1200 गुणा 12 गुणा 3 बटा 100। अब बच्चों 1200 को हम 12 गुणा 100 लिख सकते हैं, 12 गुणा 3 को हम 36 लिखेंगे बटा 100, 100 से 100 कट जाता है और बच्चों 12 गुणा 36 इसको हम गुणा करते हैं तो यह 432 आता है। तो साधारण ब्याज बच्चों 432 रुपये होगी। बच्चों हमें मिश्र धन निकालना है। हम जानते हैं कि मिश्र धन बराबर मूलधन धन साधारण ब्याज। मिश्र धन निकालने के लिए मूलधन में साधारण ब्याज को जोड़ना होगा। मूलधन 1200 रुपये है और ब्याज अभी हमने ज्ञात की है 432 रुपये। तो 1200 में 432 जोड़ें तो यह 1632 आता है। तो बच्चों मिश्र धन बराबर 1632 रुपये होगा। बच्चों अब भाग बी करते हैं। भाग बी में मूलधन पी दिया हुआ है 7500 रुपये, दर आर दी गई है 5% वार्षिक और समय दिया गया है समय टी बराबर 3 वर्ष। बच्चों यहाँ पर सूत्र हम प्रयोग कर लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर P गुणा R गुणा T बटा 100, PRT का मान रख लेते हैं तो यह 7500 गुणा 5 गुणा 3 बटा 100। अब इसको आगे हम 7500 को 75 गुणा 100 लिखेंगे, गुणा 5 गुणा 3 बटा 100, 100 से 100 कट जाता है। अब यह 75 गुणा 5 गुणा 3 15 होता है। बच्चों 75 को अगर 15 से गुणा करें तो यह 1125 आता है। तो साधारण ब्याज 1125 रुपये होगी। बच्चों हमें मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन बराबर मूलधन धन
साधारण ब्याज, मूलधन 7,500 रुपये है, धन साधारण ब्याज यह 1,125 रुपये है। 7,500 को 1,125 से जोड़ें तो यह 8,625 आता है। तो बच्चों मिश्र धन बराबर 8,625 रुपये होगा। अब प्रश्न 10 करेंगे। प्रश्न 10, 56,000 रुपये पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 रुपये साधारण ब्याज देय होगा। बच्चों यहाँ पर मूलधन दिया गया है 56,000 रुपये, तो मूलधन बराबर 56,000 रुपये। 2 वर्ष पश्चात, तो यहाँ पर समय टी दिया गया है 2 वर्ष। किस दर से, हमें दर ज्ञात करनी है। 280 रुपये साधारण ब्याज, तो यहाँ पर साधारण ब्याज दिया गया है, यह 280 रुपये है, तो साधारण ब्याज बराबर 280 रुपये। अब बच्चों हम जानते हैं साधारण ब्याज बराबर P गुणा R गुणा T बटा 100। साधारण ब्याज 280 लिख लेते हैं बराबर P, यहाँ पर मूलधन 56,000 दिया गया है, R हमें ज्ञात करना है गुणा T समय दिया गया है 2 वर्ष बटा 100। तो 280 बराबर 56,000 को हम 56 गुणा 100 गुणा 10 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 गुणा 100 1,000 होता है, 56 गुणा 1,000 56,000 होता है। तो 56,000 को 56 गुणा 100 गुणा 10 लिखेंगे, गुणा R गुणा 2 बटा 100। बच्चों 100 से 100 कट जाता है। अब बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष, दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष हम लिख सकते हैं। तो 56 गुणा 10 गुणा R गुणा 2 बराबर 280। अब बच्चों हम दोनों पक्षों को 56 गुणा 10 गुणा 2 से भाग करेंगे, तो यह 56 गुणा 10 गुणा R गुणा 2 बटा 56 गुणा 10 गुणा 2 बराबर 280 बटा 56 गुणा 10 गुणा 2, यह आ जाता है। बच्चों बाएं पक्ष में 56 से 56, 10 से 10, 2 से 2 कट जाता है, तो R बराबर बच्चों 28 को हम 28 गुणा 10 लिखेंगे बटा 56 को हम 28 गुणा 2 लिखेंगे गुणा 10 गुणा 2। अब 28 से 28 कट जाता है, 10 से 10 कट जाता है, तो बच्चों R बराबर 1 बटा 2 गुणा 2 बराबर 4, R बराबर 1 बटा 4 आ जाता है। 1 बटा 4 इस भिन्न को हम दशमलव संख्या में बदलेंगे, तो हमें 1 को 4 से भाग देना होगा। दशमलव लगाएंगे तो 1 के आगे 0 लिखेंगे। 4 गुणा 2 बराबर 8, 10 ऋण 8 बराबर 2, 2 के आगे 0 लगाएंगे। 4 गुणा 5 बराबर 20, 20 ऋण 20 बराबर 0। 0.25 को हम 0.25 लिख सकते हैं, तो R बराबर 0.25 आ जाता है। तो बच्चों R बराबर 0.25% वार्षिक। अतः साधारण ब्याज की दर 0.25% वार्षिक है। बच्चों अब प्रश्न 11 करेंगे। प्रश्न 11, मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपये ब्याज के रूप में दिए। उसने कितना धन उधार लिया था। तो बच्चों यहाँ पर ब्याज दी गई है 45 रुपये, यह साधारण ब्याज होगी। तो साधारण ब्याज बराबर 45 रुपये। 9% वार्षिक दर, तो यहाँ पर दर R दिया गया है 9% वार्षिक। 1 वर्ष दिया गया है, यह समय होगा, समय T बराबर 1 वर्ष। कितना धन उधार लिया था, इसका मतलब हमें मूलधन ज्ञात करना है, हमें मूलधन P ज्ञात करना है। तो बच्चों हम सूत्र लिख लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर P गुणा R गुणा T बटा 100। यहाँ पर साधारण ब्याज 45 रुपये रख लेते हैं, तो 45 बराबर P हमें ज्ञात करना है गुणा R दिया गया है 9% गुणा
टी को हम 1 वर्ष रखेंगे बटा 100। अब बच्चों 45 बराबर 9 गुणा 1 9 होता है, p गुणा 9 बटा 100। अब बच्चों बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, हम दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष लिख लेते हैं, तो p गुणा 9 बटा 100 बराबर 45 होगा। अब बच्चों 9 बटा 100 का व्युत्क्रम 100 बटा 9 होता है, तो दोनों पक्षों को 100 बटा 9 से गुणा कर लेते हैं। अब यह p गुणा 9 बटा 100 गुणा 100 बटा 9 बराबर 45 गुणा 100 बटा 9 आ जाता है। अब बच्चों बाएं पक्ष में 9 से 9 और 100 से 100 कट जाता है, तो p बराबर 45 को हम 9 गुणा 5 लिखेंगे गुणा 100 बटा 9, 9 से 9 कट जाता है और 5 गुणा 100 बराबर 500 होता है। P का मतलब मूलधन, तो बच्चों मूलधन 500 रुपये होगा। तो हम कह सकते हैं अतः मीना ने 500 रुपये उधार लिए थे। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।